हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। इसके सारे पुराने लेक्चर्स में हमने विदाउट फ्रिक्शन को डिस्कस किया है लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन अब हम जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं उसमें हम फ्रिक्शन को कंसिडर करके चल रहे हैं। और ये बात आप अभी तक जान गए होंगे, देखो कि लाइफ में आप कुछ चीजें कभी अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। लाइफ में आप कुछ चीजें कभी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि मुसीबत। लाइफ में मुसीबत आएगी ही आएगी, क्योंकि वो लाइफ है यार। अगर आप लाइफ में कहीं कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ पत्थर आएंगे, रोड़े आएंगे, ठोकरें आएंगी, मुसीबत आएंगी। आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ कम कर सकते हो अच्छे डिसीजंस लेके। वैसे ही फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो कभी भी नेचर से गायब नहीं हो सकती। फ्रिक्शन कभी भी नेचर से गायब नहीं हो सकती, वो हमेशा नेचर में रहेगी ही रहेगी। हां, आप उसकी वैल्यू जरूर कम कर सकते हो। क्या कहा मैंने? फ्रिक्शन की वैल्यू जरूर कम की जा सकती है, लेकिन फ्रिक्शन को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे विदाउट फ्रिक्शन, एक्चुअल में एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको फ्रिक्शन लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही फ्रिक्शन फंसेगा। फ्रिक्शन हर टाइप के क्वेश्चन में फंस जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन एक नेचुरल फिनोमेना है जो लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम्स में आता ही आता है, दिखता ही दिखता है, उसको कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। पुराने सारे लेक्चर्स में हम ये जान चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। हम ये जान चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मूला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर आप उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लगाओ, तब जाके आपका जो बॉक्स है, आपका जो मास है, आपकी जो बॉडी है, वो मूव करना चालू करती है, नहीं तो वो मूव नहीं करती है। क्लियर है? अगर आपने किसी बॉडी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम फोर्स लगाया, तो जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता, बॉडी रेस्ट पर ही रहती है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी ही वैल्यू धारण कर लेता है जितनी आपने अप्लाई की थी, है ना। जब आप फोर्स अप्लाई करो और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो तो बॉडी रेस्ट पर रहती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है इस केस में, तो आप बोलते हो जितना अप्लाई किया गया था फ्रिक्शन ने उतनी ही वैल्यू धारण कर ली। क्लियर बात है? ये सारी की सारी चीजें देखो मैं आपसे पहले पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, या पहले अपन ये सारी बातें कर चुके हैं। अब हमको और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और थ्योरी को देखना है। देखो थ्योरी से बोर मत होना, थ्योरी उतनी ही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जितनी इंपॉर्टेंट है। एकदम से न्यूमेरिकल आने लग जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में, और वो सारे के सारे यहीं पर बेस्ड होंगे जो अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आंखें खुले रखिए, अपना दिमाग खुले रखिए, बाकी सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पढ़ चुके थे, अब हमको देखना है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आइए बात करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ये मास है, पहले हम समझ लेते हैं फिर थ्योरी देख लेंगे, थ्योरी कोई बड़ी भारी नहीं है। अगर ये कोई मास है हमारे पास 2 kg का, ठीक, और इस पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और सरफेस पर जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.6 सरफेस पे म्यू की वैल्यू है। तो मुझे बताओ ये बॉडी जो है, मैं लगा रहा हूं इस पे अभी 20 नहीं, मैं लगा रहा हूं इस पे अभी थोड़ा कम कर देता हूं फोर्स, मैं लगा देता हूं इस पर 7 न्यूटन का फोर्स। ठीक, 20 नहीं 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। मुझे अब ये बताओ ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मोशन में आ जाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक, तो आप बोलोगे सर मैं बता सकता हूं, मैं बिल्कुल बता सकता हूं। ये बॉडी तभी मूवमेंट करेगी, ये बॉडी तभी मोशन में आएगी जब अप्लाई किया गया फोर्स किससे बड़ा हो? वो बड़ा हो किससे? हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से। तभी ये मोशन हो सकता है, नहीं तो मोशन नहीं हो सकता। तो मैं ये चेक कर लेता हूं, क्या मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं? हां सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन आप बता सकते हो? हां सर, ऊपर की तरफ एन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, और ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है? म्यू एस की वैल्यू सर 0.6 दी गई है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी दी गई है? नॉर्मल रिएक्शन आ गई है 2g यानी कि 20, और ये लगा दिया, ये कट गया, कितनी आ गई वैल्यू? 12 न्यूटन। कितनी आ गई वैल्यू? 12 न्यूटन। अरे आ गई कि नहीं आ गई? 12 न्यूटन आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स
कितना जनरेट हो सकता है इस सरफेस में, तो सर वो हो सकता है मैक्सिमम 12 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो सकता है। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज्यादा फोर्स की हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन की हिम्मत नहीं है कि वो अपना फोर्स बना सके। 12 न्यूटन से कम वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी ये लिमिटिंग कंडीशन है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये बॉडी इस पर्टिकुलर कंडीशन में रेस्ट पे रहेगी या मोशन पे रहेगी। तो आपने देखा यार इसकी लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की 12 न्यूटन, और अभी इस कंडीशन पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन। तो भाई एफ अप्लाइड जो हो गया, एफ अप्लाइड जो हो गया वो क्या हो गया, वो तो कम हो गया, किससे, एफ लिमिटिंग से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी किस पर रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। किस पर रहेगी, रेस्ट पर रहेगी। क्लियर बात, हाँ सर। अच्छा, अगर रेस्ट पर रहेगी तो मुझे ये बता दो आप लोग कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी इस कंडीशन में, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी इस कंडीशन में। तो आपने बोला सर ये पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, कि सर अगर ये 2 kg का मास है, इस पर 7 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, इस पर इस सरफेस की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा 12 लगा सकता है, लेकिन लगाएगा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है। अभी लग रहा है 7 इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कितनी होगी 7 न्यूटन, है ना। ये मत बोल देना कि यहां 12 न्यूटन लगेगा, क्योंकि इधर 12 इधर 7 तो 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा ना, बॉडी मूव थोड़ी ना करने लग जाएगी, नहीं करेगी। क्लियर बात है। तो मैंने आपको जो पहले बताया था वो कंसेप्ट एकदम वैलिड है कि फोर्स लगने के बाद भी अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो जितना आपने अप्लाई किया होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक, चलो अब अगर मैं आपसे बोल देता कि यहां पर मैंने इस बॉडी को मूव कराना है, यहां पर मुझे इस बॉडी को मूव कराना है, तो मुझे आप बता दो कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। 0.6। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बदल गया, मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बता दो कि इस बॉडी को अगर मोशन में लाना है, मूवमेंट कराना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको लिमिटिंग वैल्यू पता थी 12 न्यूटन है, तो आपने बोल दिया कि सर आप इस पर 12.001 न्यूटन भी लगा दोगे तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, वर्ज ऑफ मोशन में आ जाएगी, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन में आ जाएगी, एकदम मोशन अपना स्टार्ट कर देगी, एकदम थोड़ा सा ही करेगी, लेकिन अगर आपको मोशन स्टार्ट कराना है तो आप इतना फोर्स लगा दो, ये बॉडी मूवमेंट चालू कर देगी। ये आपको कैसे पता चल रहा है, ये आपको सारी चीजें, सारा गणित आपको कैसे पता चल रहा है, ये सारा गणित पता चल रहा है आपको लिमिटिंग वैल्यू से। एक ऐसी लिमिट से पता चल रहा है कि जिस लिमिट के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी, उस लिमिट के नीचे अगर फोर्स रहा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, और वो जो लिमिट है वही स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते आए हो। चलिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में डाल चुके हैं। अब थोड़ा लॉस जान लें, थोड़ा थ्योरी जान लें, जो हमको काम आता है हमारे स्कूल के एग्जाम में भी, है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला है हर चीज हम थोड़ी थोड़ी कवर कर रहे हैं, तो ये मेरा काम है आपको बताना। तो चलिए हम बात करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता है। पहला पॉइंट बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग जो रहेगा, एफ लिमिटिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं कि एफ लिमिटिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। एफ लिमिटिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मैं हटाता हूं, ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर साइन मैं हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको आप म्यू एस बोलोगे, और यही म्यू एस क्या बनेगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बनेगा ये, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी की मदद से आप क्या निकालोगे, अपनी लिमिटिंग फोर्स की, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे। क्लियर बात है, पक्का 100%। तो ये कौन बताता है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको बताता है कि जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा लिमिटिंग फोर्स होगा। तो अगर एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 kg का मास लेता हूं और मैं एक 10 kg का मास लेता हूं, ठीक, एक 2 kg का मास है, एक 10 kg का मास है, मुझे बताओ दोनों में से नॉर्मल रिएक्शन किस में ज्यादा होगी। इसकी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी N1 या इसकी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी N2, मुझे बताओ। इसकी नॉर्मल रिएक्शन N1 ज्यादा होगी या इसकी नॉर्मल रिएक्शन N2 ज्यादा होगी, मुझे बताओ। सर मुझे ऐसा लगता है
इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है N1 वो 2G के बराबर होगी और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है N2 वो 10G के बराबर होगी, तो सर मुझे लगता है इस दूसरे वाले मास की नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी। तो अगर इस दूसरे वाले मास की नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है और मैं बोल दूं दोनों का म्यू सेम है, म्यू एस सेम है, तो बताओ लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू किस केस के लिए ज्यादा होगी, इस 10 kg वाले मास के लिए कि इस 2 kg वाले मास के लिए? तो आप साफ साफ बोलोगे सर F लिमिटिंग की वैल्यू जो है वो 10 kg वाले मास के लिए ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू 2 kg वाला मास। हाँ क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है 10 kg वाले मास में, और हम जानते हैं कि लिमिटिंग फोर्स जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो जो चीज जितनी भारी होगी उस पर उतना ज्यादा लिमिटिंग फोर्स आएगा अगर म्यू की वैल्यू दोनों सरफेस की सेम है। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो देखो किसी छोटी सी टेबल को खिसकाना ज्यादा आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि छोटी सी टेबल रखी है, इसको खिसका दो तो आप आराम से खिसका दोगे, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यार इसको खिसकाने के बाद आप एक बेड को खिसकाना, है ना, एक ऐसे बेड को खिसकाना जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, तो अब आप खुद सोचो उस खाली टेबल को खिसकाना बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही मैंने उस बेड को खिसकाया जिस पे 3 लोग बैठे थे, मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत लगानी पड़ी, हो सकता है मुझसे वो बेड खिसका भी नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और नॉर्मल रिएक्शन जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। क्लियर बात है? 100% है, समझ में आना चाहिए। आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर समझ में आया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना है तो ले लो, बाकी तो आपको थ्योरी पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आइए जरा इसके नीचे वाले पॉइंट को पढ़ते हैं कि व्हेन बॉडी इज हैवी, ये देखो जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज आपको थ्योरी में मैंने अलग से बता दी है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज हैवी नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू mg इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया बॉडी हैवी होगी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी। Therefore F increases, F increases का मतलब है यहां पर F limiting, है ना, इस F का मतलब है F limiting increases. This means more force is required to move a heavier body than to move a lighter body. लाइटर बॉडी को मूव करना आसान है, लेकिन अगर आप हैवियर बॉडी को खिसकाने जाओगे तो उसके F लिमिटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए उसको खिसकाना आसान नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सी बात, कोई ऐसी 30 मार खान वाली बात हमने आपसे अभी तक नहीं की है। हाँ लेकिन ये चीजें आगे जाके छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमको एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल देगी, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल देगी, जिसमें हमको ये कंसेप्ट काम आने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हैं। तो देखो हमको ये बात पता है कि जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन कभी फिक्स नहीं होती कि एक ही डायरेक्शन में लगेगी, वो हमेशा होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। बॉडी जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेगी उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो थ्योरी क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी कि बताओ क्या इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है, तो आप बोलोगे नहीं, इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिंग नेचर की होती है जिस डायरेक्शन में आप रिलेटिव मोशन करवाना चाहते हो। ओके, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ये भी हमको पता है कि हमेशा टेंजेंशियली लगती है, जहां सरफेस का कॉन्टैक्ट होता है उस कॉन्टैक्ट से टेंजेंशियली लगती है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट एकदम आसानी से समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई हमको पहले से पता है, ये तो हमने जब ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा था, तभी हमने पता कर लिया था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है। दो टाइप की थ्योरी पढ़ी थी, याद करो, एक ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था। पुराने लेक्चर जरूर देखें इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। so long as the normal reaction between the two surfaces in contact remains the same, है ना, अगर दो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन सेम है ना, क्योंकि हमारा जो लिमिटिंग फोर्स है भैया वो सिर्फ म्यू एस और एन पे डिपेंडेंट है। इसमें आपको कोई एरिया वाला फैक्टर दिख रहा है, इसमें कोई एरिया का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई एरिया का फैक्टर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है दो सरफेस के बीच में तो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू की जरूरत पड़ने वाली है, और ना आपसे एरिया पूछा जाएगा ना कुछ पूछा जाएगा, आपके पास सिर्फ म्यू होना चाहिए, एन होना चाहिए, आपके पास लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलो तो ये भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आओ थर्ड पॉइंट देखें। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। क्या ये मैंने आपको पहले नहीं बताया?
क्या ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताया कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द सरफेस पे, मतलब वो ड्राई है, वो स्मूथ है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि इस पे क्या डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड करता है आपका। अगर आपका सरफेस देखो, अगर मैं सरफेस जिस पे खड़ा हूं, अभी मैं इस पे आराम से चल पा रहा हूं, ये देखिए मैं आपके सामने आराम से चल पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ये भैया जो मेरे सामने बैठे हैं, इनने मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर तेल डाल दिया, क्या डाल दिया, तेल डाल दिया या ग्रीस डाल दी, और मुझे बताया नहीं, और मैंने सीधे आके आपको पढ़ाने के चक्कर में पैर रखा, तो मैं क्या कर जाऊंगा, स्लिप कर जाऊंगा। तो आपने क्या चेंज कर दिया, आपने ग्रीस डाल के, ऑयल डाल के सरफेस का क्या चेंज कर दिया, म्यू चेंज कर दिया, है ना। और म्यू बढ़ाया कि कम कर दिया, म्यू कम कर दिया, है ना, म्यू कम कर दिया, आपने इसको स्मूथ बना दिया सरफेस को। आई मेरी बात समझ में। तो ड्राई होने से, स्मूथ होने से उसका आप नेचर बदल देते हो। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, रफ है कि स्मूथ है सरफेस, इस पे भी डिपेंड करता है ना। रफ है, स्मूथ है, उस पे भी डिपेंड करता है ना। यहां से आप ड्राई की जगह, स्मूथ की जगह वेट लिख लो। हाँ, ड्राई और वेट, यहां पर रफ और स्मूथ, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, तो और डिपेंड करता है वो टेम्परेचर, है ना। ये सारी चीज मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बातों बातों में बता चुका हूं, अब ये थ्योरी फॉर्म में आपके सामने आ रही है। ठीक है, चलिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज यहां पर जो आपको परेशान कर सकती है कि सर पॉलिश करने से भी होता है क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज? बिल्कुल होता है, अरे बिल्कुल होता है। जब आपके घर में देखो बढ़ई बढ़ई आते हैं, कारपेंटर आते हैं, तो क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक होती है लकड़ी जो बहुत महंगी आती है, जिसमें बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं, है ना, ऐसी गांठ बनी रहती है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, है ना, वो लकड़ी आती है महंगी। तो आजकल लोग क्या करते हैं, सस्ती लकड़ी ले आते हैं और पॉलिश वाले को बुला लेते हैं, बोलते हैं भैया सेम ऐसी ही डिजाइन बना दो आप पॉलिश करके, ताकि ये लगे कि हमने महंगी लकड़ी का फर्नीचर बनवाया है ना। तो जब आप वो सस्ती लकड़ी लाते हो ना, और उसको हाथ से छू के देखते हो, तो बहुत रफ सी रहती है, उसकी फांस लग जाती है, कुछ हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, पहले उसको थोड़ा सा घिसते हैं, फिर उस पर बढ़िया सी महंगी वाली पॉलिश कर देते हैं। तो जैसे ही आपने उस सस्ती लकड़ी पर पॉलिश की, उसका सरफेस एकदम स्मूथ बन जाता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही चिकना बन जाता है, एकदम रिच लुक आ जाता है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसका म्यू कम कर रहे हो, उस सरफेस को स्मूथ बना रहे हो, कैसे, पॉलिश करके। किसकी मदद से, पॉलिश करके। आई मेरी बात समझ में। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अधेशन का फोर्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूं, ये जो अधेशन ये बताया ना मैंने, फोर्स ऑफ अधेशन, ये मुझे बताओ, ये डिफरेंट मटेरियल के बीच में आता है कि सेम मटेरियल के बीच में आता है? ये जो फोर्स ऑफ अधेशन है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से डिफरेंट मटेरियल के बीच में आता है, या सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये बात मैंने आपसे डिस्कस की है। चलिए, तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चीज की, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, है ना। चलो, अब हमको पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, पहले हम इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझते हैं। सारी पिक्चर हमको एक छोटे से न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। वही मास ले रहा हूं जो मैं हमेशा लेते हुआ हूं पुराने लेक्चर्स में, वही मास उठाऊंगा, हम उसको बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर मास को बदलेंगे, बार बार चीजें चेंज होगी, तो हमारे दिमाग में भी बार बार डाउट आएगा। तो बेटर है वही मास लेता हूं मैं 2 kg का, ठीक। यहां पर आपको म्यू की 2 वैल्यू दे दी है, म्यू एस की वैल्यू दे दी है 0.6 और म्यू के की वैल्यू दे दी है 0.2, ठीक। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछे म्यू एस और म्यू के की यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे यूनिट लेस। क्या बोलोगे आप, ये क्या होते हैं भाई, यूनिट लेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये बात आप याद रखना। ये है 0.6, ये है 0.4, ठीक। यहां पर मैंने लगाया है एक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का लगाया है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, और अगर एक्सेलरेशन आता है, बॉडी मूव करती है अगर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यार एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब ये बॉडी मूव करेगी, है ना। ये बॉडी जब मोशन में आएगी, एक्सेलरेशन तो तभी आएगा, ठीक। एक्सेलरेशन में आएगी ये बॉडी, मूव करेगी कि नहीं, ये पता करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको ये पता करने के लिए ये बॉडी मूव कर रही है या नहीं, निकालना पड़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। तो क्या वो आपको आती है निकालते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे से निकालने आने लगी है अब तो आप हमसे पूछो, टेंशन नहीं है अब तो हमको कोई। ये देखो सर,
लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैं यहां निकाल सकता हूं सर, उसका फॉर्मूला है मेरे पास म्यू एस इंटू एन। यहां पर अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालने को जाऊं सर, तो नॉर्मल रिएक्शन ये बोलती है कि वो 2g के बराबर होगी, यानी 20 न्यूटन के बराबर होगी। म्यू एस की वैल्यू आपको कितनी दे दी है? 0.6। म्यू एस की वैल्यू आपको 0.6 दे दी है और एन की वैल्यू है आपके पास 20। तो यार मुझे ये बताओ, क्या आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन नहीं आ गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास 12 न्यूटन नहीं आ गई? आ गई सर। तो यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम हिम्मत कितनी है रोकने की? तो मैक्सिमम हिम्मत लिमिटिंग वैल्यू कितनी है सर? 12 न्यूटन है। लेकिन यहां पर एफ अप्लाइड कितना है? अप्लाई किया गया फोर्स कितना है? तो सर यहां अप्लाई किया गया फोर्स तो 20 न्यूटन है। तो यहां आपकी कही गई बात याद आती है सर, क्या अगर अप्लाई किया गया फोर्स बड़ा हो जाए लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू से तो क्या होता है? मोशन स्टार्ट हो जाता है, मोशन हो रहा होता है। फिर तो पक्की बात है कि बॉडी मोशन में होगी। तो अब यहां बोला जा सकता है कि हाँ ये बॉडी मोशन में। ठीक, अच्छा चलिए, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर बॉडी मोशन में है तो एक्सेलरेशन बता दो और फ्रिक्शनल फोर्स बता दो। तो अब गलती कहां होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, हम अभी काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थ्योरी नहीं जानते हैं, हम उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ रहे हैं। अब देखना, जब ये बॉडी मूवमेंट में आ गई, जब ये बॉडी मोशन करने लगी, तो उसने इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो पार कर लिया, तोड़ दिया। पार कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ सर, पार कर लिया। तो अब आप ये बताओ कि जब ये पार करेगी इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को, क्या इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगना बंद हो जाएगा? जब आप किसी अलमारी को खिसकाते हो, किसी बॉडी को खिसकाते हो, याद करो कोई बक्सा रखा हुआ है जमीन पे और आप उसको धक्का मार रहे हो, तो पहले वो हिलेगा नहीं, फिर आप उसको क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि आपने उसकी फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ऊपर फोर्स नहीं लगाया है। जैसे ही आपने उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स से ऊपर की वैल्यू लगाई और धक्का दिया तो बॉक्स मूव करने लगा। लेकिन जब बॉक्स मूव करने लगा तो बॉक्स के मूव करते टाइम भी आपको आवाज आती है, किच 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 करके आवाज आती है, चा 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 आवाज आती है। बॉक्स खिसकता जा रहा है, वो मास खिसकता जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसमें लगता जा रहा है, तभी वो कच कच खिच खिच जो आवाज आती है वही क्या कहलाती है? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। बॉडी मूवमेंट में भी है और उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब वही पूछा गया है कि जब बॉडी मोशन में आ गई तब बता दो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अगर आप बोलते हो, कई बच्चे बोलते हैं कि सर उस पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का, तो यह बात गलत है, यह बात गलत है। आप इस बैरियर को तोड़ चुके हो, 12 न्यूटन की आप उसकी हिम्मत को तोड़ चुके हो और आप उसके बाहर ले आए हो। आपने कितना फोर्स लगाया है? 20 न्यूटन। लिमिटिंग फोर्स की कितनी हिम्मत थी? 12 न्यूटन। आपने उससे ऊपर फोर्स लगा दिया है, तो अब बॉडी मूव कर जाएगी उस पर, लेकिन अब ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखना कि किसी बॉडी को, याद क्या रखना, आप मुझे खुद बताओ, खुद बात मुझे बताना कि किसी बॉडी को मोशन में लाना टफ है या उसको मोशन में रखना टफ है? मुझे बताओ, किसी बॉडी को मोशन में लाना टफ है या उसको मोशन में रखना टफ है? आप मुझे बताओ। आप बोलोगे कि सर किसी भी बॉडी को मोशन में लाना टफ है, अगर वो मोशन में आ गई तो उसको मोशन में रखना बहुत आसान होगा। यार एक छोटा सा एग्जांपल समझो, बचपन में आप टीवी देखते होगे, टीवी में आता था शाबाश इंडिया, आता था जी टीवी में आता था, हाँ जी टीवी में आता था, शाबाश इंडिया उसका नाम था। उसमें क्या होता था भाई, लोग अतरंगे तिरंगे काम करते थे, है ना। जैसे कोई दांत से ट्रक खींच रहा है, जैसे कोई बाल से ट्रक खींच रहा है। तो अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं क्या होता है। जैसे मेरे बाल हैं, मान लो बड़े बाल है, मेरे बाल तो है नहीं वैसे उतने, लेकिन मान लो मैंने अपनी चोटी से क्या किया, रस्सी बांधी और रस्सी से ट्रक को बांध दिया, भारी ट्रक को। अब उस ट्रक को मैं खींच रहा हूं, वो ट्रक खींच नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया है अभी बालों से, वो उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ऊपर नहीं है ना। मान लो अगर ये ट्रक है तो मुझे इसको मूव कराने के लिए किससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 12 न्यूटन से ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फिर खींचा अपने बालों से, फिर खींचा और जैसे ही मैंने 12 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगाया, वो ट्रक क्या करने लगा? धीरे धीरे मूव करने लगा, धीरे से मूव करने लगा। मुझे पता चला, मैं आगे बढ़ा, एक कदम मैंने आगे लिया और खींचा और मूव करने लगा। और जैसे ही वो मूव करने लगा, अब मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, अब मैं आराम से धीरे धीरे करके उस ट्रक को खींचता जा रहा हूं। तो मुझे दिक्कत कहां आई? बस उस ट्रक को मोशन में लाने में दिक्कत आई। जैसे ही वो मोशन में आ गया, अब मैं आराम से ट्रक को खींच रहा हूं अपने बालों से। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब मोशन में आ गया ट्रक तो उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा, अभी भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो लिमिटिंग वाला फ्रिक्शन फोर्स
नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात? ठीक। तो मैंने एक बात आपको यहां पे साफ साफ बता दी कि किसी भी बॉडी को मोशन में लाना टफ है, मोशन में लाना टफ है, मोशन में रखना नहीं। ये बात यार आपने दिमाग में अगर आपने डाल ली, बस यही कंसेप्ट ध्वस्त हो जाएगा। कंसेप्ट एकदम हाथ टेक लेगा, घुटने टेक लेगा आपके सामने, मोशन में रखना नहीं। ठीक, तो जब मोशन में रखना टफ नहीं है, मोशन में रखना टफ नहीं है, तो जब मोशन कर रहा होता है आपका ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी, तो उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू से कम होती है। उसकी वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू से कम होती है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसी चीज को मैं यहां पर लिखकर बता रहा हूं कि एफ के यानी कि एफ काइनेटिक हमेशा कम होती है किससे? एफ लिमिटिंग से। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है ये, किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो आपको एफ लिमिटिंग को पार करना होता है, जो कि टफ बात है। लेकिन अगर आप उसको मोशन में ले आते हो तो फिर आपको एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन से डील करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, पक्का 100%? ठीक, इसको देखो, समझो, फिर हम वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए भाई, बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी नहीं आई है तो आओ जरा क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी तो हमने डिस्कस कर ली, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया। आओ, अब जैसे ही आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया जो कि 12 न्यूटन से ज्यादा, तो ये बॉडी क्या करने लग गई? मोशन में आ गई। इसमें एक्सेलरेशन ए आ गया। तो अब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ए भी बताओ, फ्रिक्शन फोर्स भी बताओ। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स अगर हम बताना चाहें, तो हम बोलेंगे कि पहला पॉइंट कि बॉडी किस में आ गई है? बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। तो अगर बॉडी मूविंग में आ गई है, बॉडी अगर मोशन में आ गई है, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। पहली बात, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। इसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा? सर इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर। अब देखो, जैसे हमारे पास लिमिटिंग फोर्स निकालने का फॉर्मूला था म्यू एस इंटू एन, वैसे ही आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने का भी फॉर्मूला है। देखो, एफ काइनेटिक को मैं एफ के लिखूंगा, टेंशन मत लेना। काइनेटिक निकालने का भी आपके पास फॉर्मूला है म्यू के इंटू एन। यहां पर जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जाएगा वो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जाएगा। ठीक है ना? और n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, क्या हमको क्वेश्चन में म्यू के दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है, म्यू के 0.2, है ना? बातें याद रखनी थी, बॉडी मूव कर रही है इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फ्रिक्शन देखेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। चलो, इसको मिटाया मैंने। मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा, आपने कैसे डिसाइड किया कि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग नहीं? तो आपने डिसाइड किया क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। एफ के क्यों लग रहा है? बिकॉज बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज इन मोशन। ठीक है ना? इसलिए एफ के लगेगा। एफ के का फॉर्मूला क्या है? म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू आपको कितनी दी है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कितना है? 20। तो ये बताओ क्या वैल्यू आपके पास ये आ गई? 20। वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2 2 4 न्यूटन। एफ के की वैल्यू कितनी आ गई? 4 न्यूटन। तो जब ये बॉडी मूव करने लगेगी ना, जब इस पर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी एक्सेलरेशन ए पकड़ लेगी और इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, इस पर लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 न्यूटन। ये बात आपको समझ में आई? तो जो बच्चे अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये देते हैं कि जब ये बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अगर किसी बच्चे ने बोल दिया होता कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर वैल्यू होगी 12 न्यूटन, तो वो आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बॉडी मूव नहीं करती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर जाकर बॉडी मूव करना चालू करती है। और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप पार करते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन।
तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि जो भी फोर्स आपने लगाया है वो बॉडी को मूव करा पाएगा या नहीं। अगर वो बॉडी को मूव नहीं करा पाया, वेल एंड गुड। अगर वो बॉडी को मूव करा लेता है तो भैया यहां पर चालू हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगना, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि आप उसको तोड़कर आगे बढ़े हो। ठीक। दूसरी चीज मैंने आपको यह भी बताई कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि किसी बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है, क्योंकि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करना होता है। अगर आप किसी बॉडी को मोशन में ला चुके हो तो उसको आराम से मोशन में रख सकते हो, उसको मोशन में रखना टफ नहीं है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। इसलिए हमेशा म्यू के की वैल्यू भी क्या होती है? म्यू एस से कम होती है। देखो डरना मत, ये सारी चीजें आपको नोट्स में अभी मिल जाएंगी आगे जाके, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट पिलाना चाहता हूं, आपके खून में उतारना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरी से डिस्कस नहीं कराऊंगा। पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा फिर थ्योरी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। यहां पर अब लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स आप मुझे बता सकते हो कितना लग रहा होगा इसमें? हाँ सर, नेट फोर्स हम बता सकते हैं आपको। यहां पर सर नेट फोर्स लग रहा होगा 20 इधर 4 इधर, तो सर 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। ओके सर, बिल्कुल। क्या आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ सर, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स है सर 16 न्यूटन, मास है 2 kg, तो सर 2 8 16, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा इस 2 kg मास के पास 20 न्यूटन के फोर्स को लगाने के बाद। क्या ये बात आपको समझ में आई? पक्का 100%। देखो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है, लेकिन लिमिटिंग की वैल्यू कितनी थी? 12। हमेशा याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम होती है, क्योंकि बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है, मोशन में रखना टफ नहीं होता। ये चीज मैंने 4 बार रिपीट कर दी है, 4 बार। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझना कि 4 बार रिपीट क्यों की गई है। इसलिए क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो जाता है, जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्विक रिवीजन कराऊंगा फिर मैं आपका। चलो देखना, मेरी बात समझना। एक चीज हमने पढ़ी, स्टैटिक फ्रिक्शन, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक हमने पढ़ी स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अब तो हम जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। एक हमने पढ़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक हमने पढ़ी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? आपको अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है, बिगर वैल्यू है किसकी? हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, है ना? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम होती है, ये बात आपने हमको बताई है। क्या इसका फॉर्मूला कोई है आपके पास? तो हाँ सर, इसका फॉर्मूला है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन का, और वो है म्यू के इंटू एन। ये आप कब लगाते हो? जब मोशन हो जाता है स्टार्ट, मोशन स्टार्ट हो जाता है तब। ये आप कब लगाते हो? ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। जब मोशन एकदम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, आप तब लगाते हो अपना एफ लिमिटिंग की कंडीशन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन को कोई फॉर्मूला है? नहीं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो तो सर लाया करता है हमारा, कहां से कहां तक लाया करता है सर? वो लाया करता है हमारा 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तक। इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं सर, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। ये बात आपको मैंने सारी चीजें, ये बात मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली। पक्का 100%। ये सारी चीजें मैं आपसे पहले बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। अब इन्हीं पर न्यूमेरिकल बनना चालू हो जाएंगे। कब आपको काइनेटिक लगाना है, कब आपको लिमिटिंग लगाना है, कब आपसे स्टैटिक पूछ रहा है, या आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ठीक। स्पेशली जब आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे ना, तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आपको आंसर खुद बता रहे होते हैं। जैसे आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर खुद बोलेगा कि अरे अरे ये आंसर ये है, मुझे देख लो, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं ही आंसर हूं। क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा। कब? जब आपको ये सारे केसेस पता होंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरी पे।
कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमसे क्या बोलता है। तो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग। अब रिलेटिव मोशन क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। रिलेटिव मोशन होगा तब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, ये बात याद रखना, है ना। व्हेन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। पक्का 100%? हाँ सर। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यार ये वही बात हो गई कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये लो नॉर्मल रिएक्शन, हमको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो होगा म्यू के इंटू एन। ये बन गया हमारा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले से जानते हैं सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग। क्या मतलब है जरा समझते हैं। जब आपका कोई भी मास एम मास किसी सरफेस पे रखा होगा, ठीक, और वो मूव कर रहा होगा किसी v वेलोसिटी से, ठीक। अब क्योंकि ये मूव कर रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, F फोर्स मैंने मान लिया, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है इसलिए यहां पर कैसा फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन है दोनों बॉडी के बीच में। यहां पर आएगा Fk इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा टाइम बाद इस F फोर्स के कारण थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने F फोर्स बढ़ाया, F2 फोर्स कर दिया, यहां पर वेलोसिटी V2 कर दी। अब रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी चेंज हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो गई, V2 वेलोसिटी से ये मास मूव करने लग गया सरफेस के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक बात याद रखना कि जो Fk है वो सिर्फ म्यू के और n पे डिपेंड करता है, उसको रिलेटिव वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, बढ़ा दो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, उसको रिलेटिव मोशन से कोई लेना देना नहीं है। आप रिलेटिव स्पीड बदल दो, चेंज कर दो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें थी काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। इसके क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो ये सारी थ्योरी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ, है ना। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर अथाह क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि फिर वो देखना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। वो भी हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। चलिए, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा और पार्ट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और क्या चीजें हैं हमारे जानने के लिए इसमें। तो देखो, रिसर्चर्स ने क्या किया, एक डायग्राम बनाया है, एक कर्व बनाया है, देखिएगा जरा ध्यान से। किस पर बेस्ड, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उस पर बेस्ड, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन सारी चीजों पर बेस्ड क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। किसके किसके बीच में, तो मैं आपको बताता हूं। ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स यहां पर y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे आपको है अप्लाइड फोर्स, x एक्सिस पे आपको गिवन है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स है, और ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जो सरफेस हमको देगा। ठीक है। अच्छा, जब हम किसी बॉडी को, यहां पर मैं बॉडी भी बनाता जा रहा हूं और आपसे डिस्कस भी करता जा रहा हूं, जब मैं किसी बॉडी को बनाता हूं, रखता हूं किसी सरफेस पे, ये कोई बॉडी है मास m की, इस पर मैंने फोर्स लगाया F का, ठीक, इस पर F फोर्स लगाया। मुझे ये बताओ, ये बॉडी, या मैं आपको वैल्यू दे देता हूं, ये चलो वही 20 न्यूटन, ये वही 2 kg वाला मास, और यहां पर म्यू एस की वैल्यू दे देता हूं 0.6, म्यू के की वैल्यू दे देता हूं 0.4। ठीक, मुझे बताओ कि इस पर लिमिटिंग फोर्स कितना है, कितना लिमिटिंग फोर्स आएगा, तो सर इस पर लिमिटिंग फोर्स आएगा 12 न्यूटन, है ना। तो जब तक हम इस पर, इसको मैं F बोलता हूं, जब तक मैं F की वैल्यू अगर 5 न्यूटन रखूं, मान लो अगर F की वैल्यू मैं 5 न्यूटन रखूं, तो मुझे कितना फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 5 न्यूटन।
लिमिटिंग की वैल्यू 12 है लेकिन हमेशा नहीं होगी, है ना। अगर हमने अप्लाई किया गया फोर्स हमारे लिमिटिंग से कम होता है तो बॉडी रेस्ट पर रहती है और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। ये मैं बात आपको बता चुका हूं। तो जब मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स कितना मिला, मुझे फ्रिक्शन फोर्स कितना मिला सर, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन मिला जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन के बराबर ही होगी और बॉडी रेस्ट पर रहेगी। ठीक, ओके। तो यही चीज चलती जाती है हमारी कब तक, जब तक हम लिमिटिंग तक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। मतलब ये 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तब तक ये चलता रहेगा। ये 6 होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 8 हो जाएगा। ये वैल्यू एकदम एडजस्ट होती चलेगी। ठीक है, तो कर्व आपका कैसा बनेगा, आपका कर्व बनेगा कुछ ऐसा, सीधी लाइन, है ना। सीधी लाइन बनेगी कितने डिग्री का एंगल बना के, 45 डिग्री का एंगल बना के। जितनी अप्लाई वैल्यू करोगे आप, जितनी फोर्स की वैल्यू अप्लाई करोगे आप, उतनी ही आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिलने लगेगी। क्लियर। ऐसा चलता रहेगा कब तक, कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके पास क्या ना आ जाए, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ना आ जाए। किसकी वैल्यू ना आ जाए, एक एफ लिमिटिंग की वैल्यू ना आ जाए, है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11 के बाद आ जाएगी लिमिटिंग की वैल्यू। यहां पर हमको पता है एफ लिमिटिंग कितना है, एफ लिमिटिंग है सर 12 न्यूटन, है ना। वॉट लग रहा है 12 न्यूटन। ठीक है, तो ये वही वैल्यू है 12 न्यूटन की। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप अपने फोर्स की वैल्यू 12 से बढ़ाकर 13 न्यूटन करोगे, ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, इस बैरियर को तोड़ देगी, इस लिमिट को तोड़ देगी और बॉडी क्या आ जाएगी, मूवमेंट में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। जैसे ही मोशन में बॉडी आएगी, जैसे ही मोशन में बॉडी आएगी, यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगने लग जाएगा सर, यहां पर लगने लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बॉडी को मोशन में लाना टफ होता है, मोशन में रखना नहीं। तो जैसे ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करोगे, ये थोड़ा सा कर्व क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाएगा। ये कर्व क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है और इसके बाद यहां पर क्या है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो मैं यहां पर इसको अलग तरीके से बना देता हूं। लाइन मिट गई है यार, लाइन बना देता हूं जरा, नहीं तो बिना लाइन के डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा। ये लो, आओ यहां से चलेगा आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी एफ के की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी लिमिटिंग की वैल्यू, है ना। और आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिर क्या चलने लगती है, कांस्टेंट चलने लग जाती है, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। अगर मैं वहां पर 13 की जगह 14 न्यूटन कर दूं, अगर 13 की जगह 14 न्यूटन कर दूं, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बदलने वाला। एफ के जो आप कैलकुलेट करते हो वो म्यू के इंटू एन से करते हो। म्यू के की वैल्यू कांस्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, तो एफ के की वैल्यू क्या चलती जाएगी, कांस्टेंट चलती जाएगी। उसको अब इस फोर्स से लेना देना नहीं। ठीक, तो हर जगह एफ के क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। क्लियर, पक्का 100%। तो ये है वो डायग्राम किसके किसके बीच में, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। शुरू में सब स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से होता है, होता जाता है। जितनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और यहां तक आप जैसे ही पहुंचते हो आपको दिख जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना। तो मैं यहां बोल सकता हूं ये कौन सा रीजन है भाई हमारा, ये हमारा स्टैटिक, इसके अंदर जो रीजन है हमारे पास ये वाला, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला रीजन है। कौन सा वाला रीजन है, यहां पर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन है। आई मेरी बात समझ में, ये हो गया डायग्राम के साथ हमको क्लियर, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, मैं बार बार बताता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको लिख लेना चाहिए तो आप इस चीज को लिख लीजिए। चलिए, ये था हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसके बारे में जो रिलेटेड थ्योरी थी, देखो थ्योरी क्या होता है ना, थ्योरी के साथ मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको पहले से कोई चीज समझा दूं और उसके बाद थ्योरी दिखाऊं तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। देखिएगा, चलिए थ्योरी की तरफ चलते हैं। आइए, अब थ्योरी हमसे क्या बोलती है, थ्योरी हमसे ये बोलती है, अब हम जानते हैं, नाउ वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन
नाउ वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइटली लेस देन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ये पक्की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज बिकॉज वंस द मोशन स्टार्ट्स, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो आपने उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंप्लीट कर दिया। मतलब जिसको इनर्शिया में रहने की, रेस्ट पे रहने की आदत थी, रेस्ट पे रहने का जो उसका इनर्शिया था, आपने उसको तोड़ दिया है ना, यही चीज बताई गई है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज बीन ओवरकम ऑल्सो व्हेन मोशन हैज एक्चुअली स्टार्टेड। irregularities of one surface have little time to get logged again into the irregularities of the other surface। क्या बात है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। हमने irregularity पढ़ी थी, ऐसे irregularities थी, ये एक सरफेस की irregularity, ये दूसरे सरफेस की irregularity, इनके बीच में क्या हो जाता था, इंटरलॉकिंग हो जाती थी, है ना। तो आपको शुरू में ज्यादा फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि आपको ये इंटरलॉक तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक बार आपने फोर्स लगा के, लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर फोर्स लगा के इस इंटरलॉक को तोड़ दिया ना, तो फिर आप लगातार मोशन में आ जाते हो और लॉकिंग का टाइम नहीं मिलता है इरेगुलरिटीज को। यही चीज बताई गई है, कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा सोचने का, हमको बस पता चल गया है कि कंसेप्ट क्या है। अब आप हमको न्यूमेरिकल दो, हम फटाफट न्यूमेरिकल बना देंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। चलिए आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये सारे फ्रिक्शन किस टाइप के हैं, क्या है, कैसे न्यूमेरिकल्स हमको देखना है, सब मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरी पहले बताना जरूरी है क्योंकि हम सीबीएसई के हिसाब से भी, एनसीईआरटी के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मेरे लेक्चर को, पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।